व्यवसायी के हित में सबसे अच्छी जो चीज़ें होती है, जिस प्रदेश का शासन जितना बेहतर हो। जब भी कोई व्यवसायी के पास घटना घटती थी, हम लोग के नेता डायरेक्ट सीएम हाउस से कार्यकर्ताओं को कनेक्ट करके रखे थे। बिजली में इतनी सुधार हुई बिहार में, तो किसी व्यवसायी के लिए क्या चाहिए। हमको लगता है कि यह जो बिहार के मुखिया हैं माननीय नीतीश कुमार जी, अच्छे इंसान हैं, अच्छी सोच है, औकड़ी जमा हुआ है मुख्यमंत्री जी के पास, नेता के पास। ये इसकी सोच ही है जेडीयू को बर्बाद करना। नमस्कार, मैं हूं अक्षता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आज हमारे साथ स्टूडियो में जदयू के कद्दावर नेता उपेंद्र विभूति जी मौजूद हैं। इनसे हम कई मुद्दों पर बात करेंगे, राजनीतिक चर्चाएं करेंगे। आइए पहले आपको मिलवाते हैं उपेंद्र कुमार विभूति जी से। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारा सबसे पहला सवाल जो आपसे है वो ये है कि आपने जनता दल यूनाइटेड को कौन से साल में आप उनसे जुड़े और मतलब किस उद्देश्य के साथ जुड़े थे। राष्ट्रीय जनता दल की सरकार 1990 में बिहार में आई, जिसके नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे। सरकार जब बनी तो 1990 से लेकर 2005 तक उस सरकार में सबसे ज़्यादा कोई अगर व्यक्ति प्रभावित हुआ, समाज प्रभावित हुआ, ग्रसित हुआ, उस समाज का नाम वैश्य समाज है। वैश्य समाज जो अधिकांश अपने व्यवसाय से जुड़े होते हैं। और 2000 के बाद तो जब कोई व्यवसायी उठता था तो सवेरे का अखबार में एक ही चीज़ पढ़ता था कि आज फलाने व्यवसायी का अपहरण हो गया। हम लोग इसी से तंग आकर, हम खुद भी एक बिजनेसमैन हैं, और 2003 में आदरणीय नेता माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग पार्टी में आए और अपहरण उद्योग के खिलाफ, कुशासन के खिलाफ हम लोगों ने पूरे बिहार का जो 38 ज़िला है, सभी ज़िला में व्यवसायियों को एकत्रित किए और कुशासन के खिलाफ लड़ाई किए। और 2005 में अपनी सरकार जनता दल यूनाइटेड की बनी। जैसा कि आपने बताया कि आप व्यवसायी प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो आपने अपने ऐसे कौन से कार्य किए जिससे व्यवसायियों को काफ़ी लाभ हुआ, जो कि व्यवसायियों के लिए काफ़ी सफलतापूर्ण जो है वो चीज़। सबसे पहले ऐसे समझिए, व्यवसायिक लोग छोटे व्यवसायिक से जुड़े हों, बड़े व्यवसायिक से जुड़े हों, व्यवसायी के हित में सबसे अच्छी जो चीज़ें होती है, जिस प्रदेश का शासन जितना बेहतर हो, कानून का शासन, उस प्रदेश में व्यवसायी उतना खुशी पूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं और अपना व्यवसाय करते हैं, क्योंकि व्यवसायियों का चित्त और मन सब शांत होता है। तो 2005 में जब सरकार बनी आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक तेज तरार आईएएस ऑफिसर, जिनको लोग आरसीपी सर के नाम से जानते हैं, जिनका पूरा नाम माननीय रामचंद्र प्रसाद सिंह है, ये एक प्रशासनिक अफसर और एक नेतृत्व के धनी व्यक्ति माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 से 2010 तक पूरे बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ। व्यवसायियों को लगा कि एक नेतृत्व ऐसा बिहार को मिला है जिसमें व्यवसायी अमन चैन निर्भय पूर्वक अपना व्यापार कर सकते हैं। यह व्यवसायियों के लिए 2005 और जो 2010 का एक टेन्योर रहा, ये बहुत ही सुखद रहा। सर, जब बात करें बिहार की, तो बिहार में अभी भी कहीं ना कहीं जो बिजनेस है, जो व्यवसाय है, कहीं ना कहीं अभी पिछड़ा हुआ है। तो आपने किन व्यवसायों के पीछे आपने काम किया कि उसे आगे बढ़ा सके, व्यवसाय में उत्थान ला सके। आप छोटे छोटे व्यवसायी, आपने कहा कि व्यवसायियों को उत्थान के लिए आपने क्या किया। जो व्यवसायी सबसे पहले जब सरकार जनता दल यूनाइटेड की बनी तो दुकानें 7-8 बजे बंद हो जाती थी और लेट से खुलती थी। हम लोगों ने व्यवसायियों को यह सरकार का मैसेज देने का काम किया, अपने नेता माननीय नीतीश कुमार जी का मैसेज देने का काम किया, और इसमें माननीय रामचंद्र बाबू का काफ़ी सहयोग रहा। जब भी कोई व्यवसायी के पास घटना घटती थी, हम लोग के नेता डायरेक्ट सीएम हाउस से कार्यकर्ताओं को कनेक्ट करके रखे थे, और हम लोगों ने जिला के एसपी, डीजीपी और
यहाँ से जब कोई सोल्यूशन नहीं निकलता था व्यवसायियों का, तो सीधा सीधा वह मैसेज को प्रिंसिपल सेक्रेटरी माननीय रामचंद्र बाबू के यहाँ हम लोग देने का काम करते थे और त्वरित कार्रवाई। नेचुरली सीएम हाउस से जब कोई घंटी एक थानेदार को बज जाए, एक डीएसपी को बज जाए, तो इससे बड़ी बात कुछ होती नहीं थी। और हम लोगों ने व्यवसायियों को यही मैसेज देने का काम किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि धीरे धीरे व्यवसायी लोग इतना निडर हो गए, निर्भय हो गए कि अपनी व्यापार जो 7 बजे तक बंद हो जाती थी वो 11 बजे रात तक दुकानें खुलने लगी। और यह सिर्फ शहर की नहीं, यह राजधानी की बात नहीं, यह प्रखंड और पंचायत की बात होने लगी। दूसरी जो सबसे बड़ी उपलब्धि हुई, इतनी सड़कें का जाल बिछ गया जिससे व्यवसायियों को लाभ हुआ। जो सामान हम 1 घंटा में एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते थे वो 10 मिनट में पहुंचने लगा। बिजली में इतनी सुधार हुई बिहार में, तो किसी व्यवसायी के लिए क्या चाहिए? अच्छा शासन चाहिए, बिजली चाहिए, सड़कें चाहिए, वैसा माहौल चाहिए। मार्केट में ना आज पार्क का निर्माण हुआ। पार्क में चिनिया बादाम बेचने वाला वो कौन है? वो हमारा व्यापारी है। आइसक्रीम बेचने वाला कौन है? वो हमारा व्यापारी है। वो मॉर्निंग वॉक शुरू हुई पार्कों में, वही व्यापारी, छोटा व्यापारी की बात मैं कर रहा हूँ, वो मॉर्निंग वॉक के समय चला गया पार्क के पास, अपने ठेला पे चिनिया बादाम बेच लिया, पानी बेच लिया, कुल्फ़ी बेच लिया, आइसक्रीम बेच लिया, लस्सी बेच लिया, पैसा कमाया, फिर आ गया घर आराम से। फिर वो चला गया स्कूल टाइम में, जो बच्चे लोगों का स्कूल का टाइम होता है, वहाँ व्यापार अपना कर लिया। फिर स्कूल के बाद वो चला गया इवनिंग वॉक भी होती है। तो ये इसकी हम जब वर्णन करना शुरू करेंगे तो इसका व्यापक चर्चा इस पर होगी। तो एक छोटे से व्यवसायी जो बड़े व्यवसायी पलायन कर रहे थे, आपने देखा होगा 90 से 2005 के बीच में हर जिला में एक गैंग काम कर रहा था। वो शासन प्रशासन का ऊपर था, उसके मर्जी से थाना प्रभारी सुनता था, डीएसपी सुनता था। वो चीज़ें बंद हुई और व्यापारियों का एक अच्छा माहौल मिला। और तब हम नारा दिए बिहार में निर्भय बिहार का। निर्भय बिहार मीन्स होली हो या रमजान और 24 घंटे खुली दुकान। तो ये निर्भय कारोबार का एक मैसेज गया और व्यापारियों में एक सुखद संदेश, मतलब सुखद संदेश उसको प्राप्त हुआ, एक मैसेज हम लोग देने का काम किए। लेकिन सर आज भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो व्यवसायी है वो पूरे तरीके से अभी भी सुरक्षित हम उन्हें नहीं कह सकते हैं। कभी उनसे रंगदारी मांगा जाता है तो कभी उनकी हत्या कर दी जाती है। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा मामला ज़रूर सामने आता है जो घटित व्यवसाय के साथ ही होता है। तो इस पर आपका क्या कहना है और आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को इसके रोकथाम के लिए? इस बात को, आपकी प्रश्न को उत्तर देने के पहले हम इसको थोड़ा सा राजनीतिकरण करना चाहेंगे। चूँकि हम व्यवसायियों के हित की बात करते हैं और जनता दल यूनाइटेड के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के हम प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, इसके पहले वर्किंग स्टेट रहे, युवा को भी देखे हैं। जब घर का मुखिया अस्थिर हो जाए, जब घर की मुखिया का सत्संग बिगड़ जाए, संगति बिगड़ जाए, तो मुखिया की जो सोच होती है वो भटक जाती है। हमको लगता है कि यह जो बिहार के मुखिया हैं माननीय नीतीश कुमार जी, अच्छे इंसान हैं, अच्छी सोच है, लेकिन 2010 के बाद हमको लगता है कि उनमें थोड़ा सा भटकाव आ गया है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और जब राज्य का मुखिया में भटकाव आ जाए, गलत संगति हो जाए, तो नेचुरली जो उनका फोकस था सुशासन पे, उनका जो शोषण था सामाजिक मुख्य धारा से लोगों को जोड़ने का, तो आज हमको लगता है कि ये भटकाव देखने को मिल रहा है। आपकी तरफ से क्या सुझाव होगा सरकार के लिए? क्योंकि आए दिन क्या हर दिन अखबार में हम एक ना एक खबर पढ़ ही लेते हैं कि किसी व्यवसायी को या तो उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, कभी उसका अपहरण कर दिया जाता है या फिर उससे रंगदारी मांगी जाती है।
तो इसके लिए क्या सुझाव? आप देखे होंगे 15 के बाद बढ़ा है। जब 15 में हमारी सरकार, हम लोग महागठबंधन के साथ मिले, माहौल बिगड़ने लगा। कुशासन और सुशासन का मिलन हो करके आप एक मैसेज समाज को नहीं दे सकते हैं। स्थिति बिगड़ते चली गई। हमारे नेता की जो सोच थी कि कानून का राज स्थापित करना, गुड गवर्नेंस, माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 में जब ओथ लिए थे तो कोई मीडिया भाई ने उनसे सवाल किया कि आपकी प्राथमिकता क्या होगी। उन्होंने कहा गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। तो ये जब आपकी जो सोच थी, जो आपकी थॉट थी, इस काम पर आपका फोकस था, 24 घंटा में आप 18 घंटा इन्हीं बिंदु के बारे में सोचते थे। आज नेता हमारे क्या सोच रहे हैं? आज जनता दल यूनाइटेड के माननीय अध्यक्ष हैं माननीय ललन बाबू, और संसदीय दल के नेता है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी। अब प्रदेश अध्यक्ष है उमेश कुशवाहा जी। हमारे नेता के विरोध में, हमारे सरकार के विरोध में माननीय ललन बाबू और माननीय उपेंद्र बाबू ने क्या क्या कहा, आप अपने मीडिया चैनल पे थोड़ा सा बैक में जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, वो कभी जेडीयू के कल्चर में रहे नहीं, और इन लोगों को जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो फोकस थी सुशासन पे, गुड गवर्नेंस पे, आज इन लोगों की दिन भर सोच क्या है? तो माननीय रामचंद्र बाबू के साथ कौन कौन लोग हैं भाई, खतरा उन्हीं से है। उनके रहते हमारी जो विचारधारा है वो पनप नहीं पाएगी। तो आज उसको निकालो। सुहेली मेहता जी, पढ़ी लिखी महिला, प्रोफेसर, प्रवक्ता थी, बिना कारण बताओ नोटिस उनको निकाला गया, पद से हटाया गया। डॉक्टर विपिन कुमार यादव जी, समता पार्टी के नेता, माननीय नीतीश कुमार जी के साथ जुड़े और प्रदेश के महासचिव, उनको निकाल दिया गया विदाउट कोई नोटिस नहीं। आप हमारे एक प्रवक्ता हैं डॉक्टर अजय आलोक जी, बिना नोटिस के उनको निकाल दिया जाता है। अनिल कुमार जो मुख्यालय प्रभारी हमारे थे, उनको बिना नोटिस का निकाल दिया गया। समाज सुधार सेनानी के प्रदेश अध्यक्ष, बड़े ही जुझारू साथी, छात्र जीवन से उन्होंने अपना संघर्ष जनता दल यूनाइटेड में शुरू किया था, बिना नोटिस का उनको निकाल दिया जाता है। तो ये जो चौकड़ी जमा हुआ है मुख्यमंत्री जी के पास, नेता के पास, ये इसकी सोच ही है जेडीयू को बर्बाद करना। और जेडीयू का बर्बाद करना मतलब नेतृत्व को बर्बाद करना, मतलब बिहार को बर्बाद करना। सर, आपने अभी उपेंद्र कुशवाहा जी की बात की, तो हम अक्सर सुनते हैं, जो लोगों का कहना है बाहर, कि जब से उपेंद्र कुशवाहा जी जदयू में आए हैं तभी से जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें शोभ और आक्रोश की जो स्थिति है वो बनी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा जी कभी क्या करते हैं, खुद की पार्टी बनाते हैं, कभी दूसरों की पार्टी में मर्ज कर जाते हैं। तो ऐसे में कितनी संभावना है उन्हें जदयू में, कब तक लगता है वो बने रहेंगे, कब तक वो स्थिर रहेंगे जदयू में? देखिए, मैं आपकी चैनल के माध्यम से अपने आदरणीय नेता माननीय नीतीश कुमार जी के साथ साथ उनके सूबे में 12.5 करोड़ आम जनता को भी मैं बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों की जो नेचर और सिग्नेचर होती है वो अस्थिर होती है। उसमें एक नाम उनका भी है। आप उनका इतिहास उलट कर देखिए। सीएम हाउस के खिलाफ और माननीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ जो शब्द का उच्चारण हमारे संसदीय दल के नेता ने किया था, उस शब्द को हम आपके माध्यम से अपनी जुबान से नहीं बोल सकते हैं। वो आप उनका पूरा इतिहास छोड़ दीजिए, अपनी वो पार्टी बनाए। पार्टी बनाने के बाद
उनका क्या है समाज में और उनके पार्टी में मैसेज, कि थोड़ा सा लोभ के लिए कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या करके उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन किया। आप सोचिए, मैं आप पर छोड़ता हूँ कि जो व्यक्ति, कार्यकर्ता क्या होता है। हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक कार्यकर्ता है। हमने इसके पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि नेतृत्व और कार्यकर्ता के बीच पिता और पुत्र का संबंध होता है। हमारे वो पिता हैं, हम उनका पुत्र हैं। जिसके साथ काम कर लिया आदमी 25 साल, वो पिता पुत्र का संबंध होता है। लेकिन जब पिता भी रास्ते से भटक जाए तो पुत्र का दायित्व है समय समय पे आग्रह करना, समय समय पे उनको बताना। तो मैं आपकी माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये लोग जो आए हैं, ये लोग कभी जेडीयू के कल्चर में नहीं ढल सकते हैं। आज कोई लाभ कहीं मिलेगा, 1 सेकंड देरी नहीं लगेगा इनको जाने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा जी जो थे वो केंद्र मंत्रिमंडल में भी रहे हैं, वहाँ उन्होंने भी त्यागपत्र दिया और फिर आगे बढ़ गए। ऐसे में वो अक्सर क्या करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को अकेले छोड़कर इस पार्टी से उस पार्टी में घूमते रहते हैं। तो क्या लगता है जदयू के साथ वो कितने दिन और रह पाएंगे? हम आपको बताए कि कुछ लोग जो होते हैं उनका नेचर और सिग्नेचर बचपन से ही अस्थिर होता है। तो कितना दिन टिकेंगे, कितने घंटे टिकेंगे, इसकी भी गारंटी नहीं है। इन लोगों का तो सेंटिमेंट नहीं ना है नीतीश बाबू के साथ। इन लोगों का सेंटिमेंट जेडीयू के साथ नहीं है, हम लोगों का सेंटिमेंट है पार्टी के साथ, माननीय रामचंद्र बाबू के साथ। माननीय रामचंद्र बाबू का आप एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए, आप पहले की बात छोड़ दीजिए। माननीय रामचंद्र बाबू को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया, माननीय रामचंद्र बाबू की घर खाली कराया गया, माननीय रामचंद्र बाबू आज 7 जुलाई तक उनका टेन्योर है केंद्रीय मंत्री के रूप में। चूंकि उसके चेयरमैन माननीय प्रधानमंत्री होते हैं, उनको डिसीजन लेना है। उपेंद्र कुशवाहा जी उनके खिलाफ क्या बोले कि नैतिकता के आधार पर आपको रिजाइन मार देना चाहिए। अरे उपेंद्र बाबू, नैतिकता का पाठ आप पढ़ा रहे हैं, अपने गिरवा में झांक कर देखिए कि आपकी नैतिकता क्या है। रामचंद्र बाबू एक आईएएस ऑफिसर हैं, नीति और सिद्धांत पे चलने वाले आदमी हैं। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने पार्टी के, तो वो राज्यसभा के नेता थे, और राज्यसभा का नेता एक व्यक्ति एक पद के नीति और सिद्धांत, जेडीयू का यह जो सिद्धांत है, उन्होंने रिजाइन मारा। जब वो माननीय मंत्री बने, उन्होंने नेता से आग्रह किया कि आप जल्द मीटिंग बुलाएं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की दायित्व आपके लिए सम्मानित लोगों को दें। ये हमारे रामचंद्र बाबू की सोच है, और आप उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं भाई। रामचंद्र बाबू 2010 के बाद 4-5 प्रकोष्ठ से लेकर गांव की ओर कूच किए। 8,500 पंचायतों में उन्होंने भ्रमण किया। पंचायत की कमेटी, प्रखंड की कमेटी और 72,400 समथिंग जो बूथ था, उस बूथ का उन्होंने अध्यक्ष और सचिव बनाने का काम किया। यह प्रेरणा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ वो रहते हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनको लगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी पन्ना कमेटी, बूथ कमेटी बनाती है, हम क्यों नहीं बना सकते हैं। उन्होंने निश्चय लेकर अब गांधी मैदान में उन्होंने बूथ कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, बूथ सचिव का सम्मेलन किया, जहां नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे लंबी संबोधन उन्होंने गांधी मैदान से संबोधित किया बूथ अध्यक्ष और सचिव को। आज कौन ऐसी विडंबना आ गई भाई, रामचंद्र बाबू के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। मैं आपके चैनल से एक बात मैं सीधा, देखिए व्यवसायी लोग दिल का साफ व्यक्ति होता है, अंतरात्मा से बोलता है। जब बिजनेस व्यवसाय कोई करता है तो लाभ हानि कुछ नहीं देखता है। राजनीति में हम आए लाभ हानि देखने के लिए नहीं, लेकिन जिस रामचंद्र बाबू के नेतृत्व में हम 10 साल कार्यकर्ताओं के लिए काम किए हैं, अपने पंचायत के छोटे छोटे जो वर्कर हैं उनके लिए काम किए हैं, और उनका जो उनके साथ कनेक्टिविटी को हम देखे हैं। अगर हमारे कोई भी लोग रामचंद्र बाबू को अगर जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव समझ लिए हैं तो भारी भूल में हैं।
क्योंकि इनका फिजिकल फिटनेस भी है और मेंटल फिटनेस भी है। बिहार को एक नई दिशा और दशा तय करने वाला शख्सियत का नाम, व्यक्तित्व का नाम माननीय श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह है। और जहां वो रहेंगे, हम लोग 8,500 पंचायत के लोग जो वर्कर उनके साथ जुड़े हैं, हम लोग बूथ तक उनसे जो जुड़े हुए हैं, समय आएगा जब पटना के गांधी मैदान में उनकी हुंकार भरी जाएगी तो पता चलेगा कि रामचंद्र बाबू संगठन के पुरोधा हैं और संगठन का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ हैं। जो उनको छोड़ रहे हैं वो संगठन के लोग नहीं हैं। छोड़ने वाले लोगों का आप इतिहास उलट कर देख लीजिए। सर, हमें ये भी सुनने को मिल रहा है कि जो आरसीपी सिंह के जो खास लोग हैं, उन्हें पार्टी में आपने ही बताया कि नीचा दिखाने की कोशिश की जाए, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे कोई षड्यंत्र है या फिर किन लोगों का हाथ हो सकता है इन सब चीज़ों के पीछे? देखिए, किन लोगों का हाथ है नहीं है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हम अपने नेता माननीय नीतीश कुमार जी से यह आग्रह जरूर करते हैं कि जो आपकी सोच है, आप बूथ तक जाना चाहते थे, आप पंचायत में कमेटी अपनी मजबूत करना चाहते थे, आप जो कार्य कर रहे हैं उसको घर घर तक पहुंचाने, यह जवाबदेही बखूबी रूप से रामचंद्र बाबू कर रहे थे। और रामचंद्र बाबू के खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र भी है तो संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। संगे शक्ति कल युगे नहीं, संगे शक्ति सर्व युगे। इनको कोई पीछे नहीं कर सकता है और समय आने पर हम लोग जितना कड़ा से कड़ा निर्णय लेने का होगा, हम लोग रामचंद्र बाबू के लिए ले सकते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त दिया। लेकिन मेरे मन में एक और सवाल है जो मैं चाहूँगी कि जाने से पहले आप उस सवाल का थोड़ा हमें जवाब दे दें। जो जदयू जनता दल पार्टी में अभी आपकी क्या स्थिति बनी हुई है और जो पार्टी है उसका सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? क्या ऐसी पार्टी में अब जहाँ आपके विचार को आहत किया जा रहा हो, जहाँ आपके विचार आहत हो रहे हैं, वहाँ आपका रहना किस प्रकार संभव हो रहा है, या फिर क्या आपने पार्टी को छोड़ने का मन बना लिया है? कुछ इस बारे में बताएं। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हम संगठन जो होता है ना, किसी पार्टी की रीढ़ होती है। जब संगठन का लोग ही माननीय रामचंद्र बाबू के साथ हैं, आप राजधानी में कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों की बात नहीं सुने, गांव में जाएं। मैं बार बार कह रहा हूं कि चाहे बूथ के लोग हों, पंचायत के लोग हों, प्रखंड के लोग हों, जेडीयू में आज भी संगठन का नेतृत्व, संगठन का पुरोधा, संगठन का मसीहा माननीय रामचंद्र बाबू को मानता है। तब जब संगठन के लोग इनके साथ हैं, तब इनको क्या दिक्कत है? हमने कहा समय आने पर जितनी कठोर से कठोर निर्णय लेने की चीज़ होगी वो हम रामचंद्र बाबू पर छोड़ते हैं। रामचंद्र बाबू जहां खड़ा होंगे, संगठन का 99% लोग इनके साथ खड़ा होगा। तो अभी आपने सुना कि सर ने क्या कुछ बताया हमें। हम ऐसे आपको और राजनीतिक चर्चाओं के साथ लेकर चलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ और देखते रहना होगा आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।